नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी घटाने को लेकर मामला अदालत में चल रहा है। बैंक लाइसेंस नियमों के मुताबिक कोटक बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी तय समय में घटाकर 15% हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हिस्सेदारी करीब 30% 29.99% पर बनी हुई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या नियमों में कमजोरी इसका कारण है या फिर कुछ और। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर संदीप पारिक, हेमेंद्रहाजरी.com के हेमेंद्र हजारी और InGovern के फाउंडर और MD श्रीराम सुब्रमण्यन, और साथ ही मेरे सहयोगी आवास के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। स्वागत है आप सभी का। श्रीराम सुब्रमण्यन साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं, काफ़ी पुरानी बात हो रही है, करीब 11-12 साल से RBI और बैंक के बीच में कई लेटर्स लिखे गए, करीब 30 से ज़्यादा लेटर्स, ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ है और उसके बाद फाइनली ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। जब ये मामला उलझ गया तो आरबीआई ने जब और ढील देने से इनकार किया तो आखिरी रास्ते के तौर पे बैंक ने PNCPS जारी किए, जो कि परपिचुअल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और जब इसको मंजूरी देने से आरबीआई ने इनकार किया तो फाइनली ये मामला अदालत में पहुंचता हुआ नजर आया। आप कैसे देखते हैं, आखिर इतना लंबा समय लगाने के बाद, इतनी बातचीत करने के बाद भी रेगुलेटर और बैंक के बीच में इस मामले पर आम सहमति नहीं बनी और फाइनली अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? हाँ, गुड आफ्टरनून। ये है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये मामला कोर्ट में आ गया है। ये बात आरबीआई और कोटक बैंक के बीच में ये सुलझाना चाहिए था, पर कोटक बैंक ने एक दिन परपेचुअल प्रेफरेंशियल इशू करके ये बहुत आरबीआई का डिक्टेट को ये आरबीआई के मुंह पे एक ठोक ये दिया है। तो इसीलिए आई थिंक द प्रॉब्लम ये हुआ है कि आरबीआई इसको इनकार किया है। तो द बेसिस क्या है? बेसिस कंट्रोल का है। कंट्रोल कैसा मेंटेन किया जाता है? तो बैंक का ये है कि पहले से ही जब लाइसेंस दिया था तो इतना शेयर होल्डिंग होना चाहिए, इतना कंट्रोल परसेंटेज होना चाहिए, वो दिया गया था। बट बाद में आरबीआई थोड़ा उसका गाइडलाइन नोट से उसने बोला है कि इवेंचुअल प्रमोटर कंट्रोल 15% होना है, तो एक समय के बाद आपका शेयर होल्डिंग 20% तक होना है, एक्सेट्रा। तो इसीलिए जब उदय कोटक के पास 30% था तो उसको 20% लेके आने के लिए सब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो इक्विटी प्लेसमेंट करेगा, 10% का इक्विटी। पर एक दिन में उसने ये परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल इशू करके ये मामला सुलझाने को कोशिश किया। ये थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से आप देखा जाए तो ये थोड़ा बैकडोर एंट्री टाइप था, बैकडोर कैपिटल इशू टाइप था, एंड सॉर्ट ऑफ इट स्टन्ड द मार्केट प्लेस। तो इसीलिए आई थिंक आरबीआई ऑल्सो गॉट स्टन्ड एंड वो इनकार कर दिया। आरबीआई गॉट स्टन्ड आप कह रहे हैं, आरबीआई को चौंका दिया इस कदम ने, ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि लगता है कि आरबीआई के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं था जो ये परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल लेके आया। तो एटलीस्ट इफ दिस परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल के हिसाब से द ओनर्स ऑफ द परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल वाज इन मच मोर ट्रांसपेरेंट मैनर। ये बोला गया था कि ये परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल का वोटिंग राइट्स जो है वो हमारे पास नहीं है, ये बेनामी होल्डर्स नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। ये अश्योरेंस जब आरबीआई को मिलता और अदर इन्वेस्टर्स को मिलता और कैपिटल मार्केट्स को मिलता तो ये देखिए, बात यहीं से कानून के दायरे में आ गई। तो ऐसी स्थिति में संदीप पारिक साहब, आप चूंकि कानून समझते हैं, आप रेगुलेटर भी रहे हैं, सवाल ये है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का कहना है कि इक्विटी कैपिटल की जगह पेड अप कैपिटल लिखा गया, तो इसका मतलब क्या यह है कि आप प्रेफरेंस शेयर भी जारी कर सकते हैं? आरबीआई तो इसको नहीं मानता, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें क्या सबसे बड़ा कल्प्रिट है पुअर ड्राफ्टिंग, क्योंकि आरबीआई ने
कैपिटल लिखा है और उसका मतलब जो पेड अप कैपिटल का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर है, लेकिन उसका जो व्हाट दे मेंट टू से वाज कि जो एक्चुअली कंट्रोल है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई 100% भी ओनरशिप रख सकता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर करके। तो आरबीआई का मोटिव जो है, उसका जो इंटेंट है वो है कंट्रोल एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने स्लॉपी ड्राफ्टिंग किया है तो उनको उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग कोर्ट इज चैलेंजिंग इन कोर्ट। तो देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। अभी तो उन्होंने स्टे नहीं दिया, मामले में इसमें क्या है कि अगर आपको हाँ, किसी भी कानून की एक भाषा होती है और एक उसकी आत्मा होती है, एक उसका मकसद होता है, लेटर और स्पिरिट होता है। तो क्या मानते हैं आप, ये जो कदम कोटक बैंक की ओर से उठाया गया, क्या आरबीआई के उस लाइसेंसिंग के नियमों की स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, स्पिरिट को नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर जो लॉ में जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि आपको लैंग्वेज को देखने का है, उसको स्पिरिट को नहीं देखने का है। तो अगर लैंग्वेज अनएम्बिगुअस है, उसमें दो मीनिंग नहीं निकल सकते, तो फिर उसको लैंग्वेज को फॉलो किया जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग स्लॉपी है, इंटेंशन ये नहीं था आरबीआई का, लेकिन इसका एक ही तरीका है उसको ठीक करने का कि उसका जो लैंग्वेज है उसको चेंज किया जाए आरबीआई का। और एनीवे इसमें स्टे तो मिला नहीं है इस मैटर में, तो आरबीआई इफेक्टिवली जीत ही चुका है ये मैटर, और क्योंकि दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट। सवाल ये है कि दरअसल कोई स्टे ना दे करके क्या कोर्ट ने, आप ये कह रहे हैं मिस्टर पारिक, कि आरबीआई के व्यू को सही माना है, क्योंकि कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया अब तक, केवल बातचीत कर रहे हैं, वो सुनवाई कर रहे हैं और आगे की तारीख दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या जो स्टे होता है वो प्राइमा बेसिस पे होता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो कहते हैं। तो मोटा मोटा उन्होंने देखा है कि आरबीआई हैज़ अ स्ट्रॉन्गर केस इस स्टेज पे, पर फाइनली जब डिसाइड करेंगे तब तक क्या मालूम 5 साल हो जाएंगे, तब तक ये इशू मूट हो जाएगा। तो इसमें केसेस, इस टाइप के जो केसेस हैं उनमें जो इंटरिम ऑर्डर है, स्टे है, दैट इज़ द वारंट, बैटल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हेमेंद्र, मैं आपके पास आऊँगा। अगर इस पूरे इशू को ब्रॉडर सेंस में देखें तो बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं कि जैसे कंट्रोल का इशू आया कि कंट्रोल किसके पास रहे, फिर लैंग्वेज का आया कि पेड अप कैपिटल या दूसरी चीज़ें आ रही सामने। तो इसमें जो अभी प्रदीप कह रहे थे कि लेटर एंड स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इसके पीछे के इंटेंशंस आप कैसे देखते हो? दूसरा, बहुत डिले जब होता रहता है, लंबे समय से ये इशू चल रहा है, 2-3 साल हो रहे हैं, तो उस समय जो परफॉर्मेंस है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, उसका भी कोई सेंस देखते हैं आप? See, the main issue is whether the RBI as a regulator can tell Kotak Mahindra Bank or any bank to reduce the promoter stake. In my opinion, when Kotak Bank and any of these new private banks accepted the bank license, one of the terms of the license was that it would accept Reserve Bank's interpretation of all such banking matters. Now, very clearly in this case, in my opinion, the Kotak Mahindra Bank and its promoter Mr. Uday Kotak are in clear violation of the RBI norm as of 31st December. And therefore, there has to be a very stern penalty now imposed by the Reserve Bank of India on Kotak Mahindra Bank. Because unlike other banks, new private sector banks which dutifully followed the RBI norm of reducing the promoter's equity stake to close to 15%, Kotak Mahindra Bank was the noted exception. And I had argued at that time that a regulator cannot make such exceptions for one bank, and all banks have to follow. Now, if you see the language that Kotak Mahindra Bank has used to describe the RBI in its writ petition, it accuses the RBI of doing an illegal act. Now, no bank in any part of the world, put such language to the banking regulator in a court of law. And if you see the Reserve Bank's reply to Kotak Mahindra Bank, it should alarm shareholders of Kotak Mahindra Bank, because it is accusing Kotak Mahindra Bank of willful misrepresentation of fact, of malified intent, of taking the regulator for a ride. Now, this is very, very strong language that the Reserve Bank of India has used on a bank. Now, which follows that if now the stay, the court has not granted the stay,
and RBI now can use all its punitive powers on Kotak Mahindra Bank for this violation, can a CEO of a bank, when the RBI has used such words to describe the bank's conduct, is such a CEO fit and proper to continue in a bank? Now, this is a very serious issue, because how can the RBI, after itself describes the bank of doing willful misrepresentation, of doing malified intent, how can such a person then qualify and be fit and proper to continue as a CEO of a bank? Now, this is what the stock market and shareholders of Kotak Mahindra Bank should be extremely concerned about. जी मिस्टर हाजरी, आप जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने भी देखने की कोशिश की क्या कुछ बातचीत बैंक और रेगुलेटर के बीच हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक का ये एक तर्क रहा है कि अगर वो बड़ा डाइल्यूशन करते हैं इक्विटी जारी करके, तो उससे दरअसल शेयर धारकों को नुकसान होगा, उनका रिटर्न कम हो जाएगा, रेट्स कम हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं एनालिस्ट के तौर पे? See, this condition RBI has put for the last 10 years on any bank, and if you see the correspondence which is now in the public domain between the bank and the regulator, Kotak keeps making these excuses that if I sell, there is not enough liquidity, it will lead to, possible massive share price fall. But to a banking regulator, such issues are rightfully should be of immaterial, because for whom does the banking regulator really protect? The banking regulator is there to protect the depositors who have a much larger stake than equity shareholders. So this is something which he should have complied with right at the beginning. Kotak Mahindra Bank cannot keep making these excuses that if I dilute, my share price will fall, my market cap is so big. That cost he all has to be borne. But when he knew this was going to happen, for all these years he negotiates with the Reserve Bank of India, and sadly the Reserve Bank of India allows him these exceptions, and finally when the bank realizes it can no longer continue, it takes the regulator to court. I mean, is this the way a bank should behave against a banking regulator? So this to me is not the concern of a banking regulator, that how is he able to reduce his hold, that if the market cap is so large. These are not concerns which the regulator should be bothered about. This is the concern which the bank and the promoter should have factored in. एक बात जो आपने उठाई है कि रेगुलेटर के खिलाफ बैंक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर पारेख, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आरबीआई के खिलाफ केसेस मेरे ख्याल से मुझे तो खास याद नहीं आते। नहीं, आरबीआई के केस अगेंस्ट केसेस ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, वहाँ पे पेंशन, इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज़ के मैटर जाते हैं। तो आरबीआई के अगेंस्ट कोई भी अपीलेट मैकेनिज्म बनाया ही नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग विद चैलेंजिंग द आरबीआई। इट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ राइट, कोई भी फाइल कर सकता है रिट आरबीआई के अगेंस्ट। तो मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई देयर इज नथिंग ऑब्नॉक्शियस और रॉन्ग इन फाइटिंग विद द आरबीआई। आरबीआई इज रॉन्ग एट टाइम्स एंड दे लूज बैटल्स एट टाइम। बट ये केस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जिस टाइम पे कोटक को लाइसेंस दिया गया था उस टाइम पे ये इस टाइप का नियम था ही नहीं। तो नियम बदला गया है, तो और बुरी तरह से मतलब उसका ड्राफ्टिंग पुअर है जैसे कि मैंने कहा। तो दोनों साइड को कहीं पे तो मिलना पड़ेगा कि या तो आरबीआई को अपना नॉर्म चेंज करना पड़ेगा या तो कोटक को फिर संदीप जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब लाइसेंस मिला था उस समय भी ये चीज़ें क्लियर थी कि आपको अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी है, और उसमें काफ़ी वक्त दिया गया, लंबा वक्त उनको दिया गया। फिर जब नोटिसेस देनी शुरू की गई तब लूप होल्स ढूंढे गए, या लॉ जो बनाए गए उसकी थोड़ी सी वीकनेस हमने देखी। तो जो शुरू में हो रहा था कि आपको अगर एक चीज़ करनी है तो आप उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं कि उसको हमको ना करनी पड़े, इससे इंटेंट पे क्वेश्चन होता है। तो भले ही इन्वेस्टर जो है अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे, तो वो हमको आपके इंटेंट पे शक होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उसके जो भी आप कह रहे थे कि बहाने की लिक्विडिटी नहीं है या किसको बेचे इतना बड़ा स्टेक, तो लंबा वक्त मिला, 7-8 साल, 10 साल आप बेच सकते थे थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, मेरे लिए जी। हेलो जी संदीप जी, आपके लिए। नहीं, तो मेरे हिसाब से इंटेंशन काफ़ी क्लियर। हाँ, सो आई थिंक इंटेंशन काफ़ी क्लियर है कि जो कंट्रोल, जो वोटिंग कंट्रोल है उसका डाइल्यूशन होना चाहिए।
पर लैंग्वेज जैसे मैंने कहा कि काफ़ी पोरली ड्राफ्टेड है। तो आरबीआई को अभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, वो उसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और मेक इट इम्प्लीमेंट द कंट्रोल पोर्शन विदाउट टॉकिंग अबाउट कैपिटल। तो आरबीआई क्यों चेंज नहीं कर रही तो मैं नहीं कह सकता, बट दे शुड डू इट इमीडिएटली, बिकॉज अगर लैंग्वेज अगर क्लियर है, गलत है इंटेंशन जो भी है, लैंग्वेज क्लियर है तो जनरली कोर्ट्स विल सपोर्ट द प्लेन लैंग्वेज ऑफ द लॉ। नहीं, मेरे ख्याल से नीरज स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी घटाने को लेकर आरबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच चल रही खींचतान पर। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब जनवरी 2020 तक के लिए कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। हालांकि आरबीआई की तरफ से ऐसे संकेत हैं कि ये सुनवाई जल्दी कराई जा सकती है। ब्रेक में जाने से पहले संदीप पारिक साहब कह रहे थे कि पुअर ड्राफ्टिंग है, जिस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत लाइसेंस मिला था कोटक महिंद्रा बैंक को, उसके हिसाब से उन्होंने एक रास्ता निकाला है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात, श्रीराम साहब आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने जुलाई 2012 में आरबीआई को खुद जो सबमिशन किया उसमें उन्होंने कहा कि वो मार्च 2014 तक प्रमोटर हिस्सा 40% ले आएंगे, दिसंबर 2016 तक 30% ले आएंगे और फिर मार्च 2018 तक 20% ले आएंगे। तो ये जो बात थी कि ओरिजिनल एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ थी, 2012 की जुलाई में इस बात पर कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट ने सहमति दे दी थी कि वो इस एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, तो फिर तो कोई मसला नहीं रहता। नहीं, वही बात है कि अगेन अंडरस्टैंडिंग और क्या इंटेंशन है कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर्स का, वो थोड़ा समझना चाहिए। मे बी वो स्टॉक प्राइस राइज होते गया तो उनका वेल्थ भी बढ़ते गया। तो एक दिन ऐसा आया कि 10% ऑफलोड किया तो काफ़ी स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। बट 2012 में जो अश्योरेंस दिए थे वो अगेन तब जो अश्योरेंस दिए थे वो ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स था कि व्हेन दे से रिड्यूस ऑफ शेयर होल्डिंग, डिड दे मीन ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स और डिड दे मीन रिड्यूस ऑफ कंट्रोल? वो समझना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज 2012 से न्यू कंपनीज एक्ट आया, कंट्रोल का डेफिनेशन चेंज हुआ, वो सब हुआ। तो ये परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर जो था वो डिड Kotak take it to RBI as a proposal? That is, I think, the big thing. And did RBI oppose it behind the scenes? तो उसके बाद जो अपडेट है, और ये सारे अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीआई ने कोर्ट के सामने रखी हैं। सितंबर 2016 में आईएनजी के मर्जर के बाद फिर से एक कम्युनिकेशन भेजा गया आरबीआई को कि अब हम इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे हेमेंद्र हाजिर साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि आरबीआई कुल मिलाकर के जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है? डाइवर्सिफाइड बोर्ड होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड ओनरशिप होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। जब मैं देखता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक का बोर्ड कैसा है, बहुत ही क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और ऐसे लोग इस बोर्ड में शामिल हैं जिनके ऊपर आप बिल्कुल पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है इस बोर्ड की जिम्मेदारी इन परिस्थितियों में बनती है? See, firstly, in my experience of analyzing many of these new private sector bank boards, I do not share your opinion, because I find in many cases many of the independent directors, they are only interested in protecting either the promoter or if there is no promoter, they go and protect the executive CEO. We have seen this in the case of ICICI Bank, Axis Bank, Yes Bank, and now I find even in the case of Kotak Mahindra Bank, they are willfully, this is what the Reserve Bank of India is saying, that the board of Kotak Mahindra Bank is indulging in willful misrepresentation, malified intent. Now, when the regulator says this of a bank, mind you, this is a criminal offense as per the Banking Regulation Act, and you can be criminally prosecuted. That means the board of directors can be criminally prosecuted. So, therefore, to conclude as you are doing, that these board members are highly, above board, I mean, this is not what the language of the RBI suggests. You must also mind you that the Reserve Bank of India, the Kotak Mahindra Bank had to inform the Reserve Bank of India how it plans to reduce the reduction in the shareholding. It never informed the Reserve Bank of India. And therefore, when they issued the preference shares, it came as a surprise, and that is why
हेमंत जी, ये Reserve Bank बात of India आपकी issued a show cause notice to the bank. और इम्पॉर्टेंट आपकी बात सर इसलिए हो जाती है कि खुद जो है सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैनल में रह चुके हैं उदय कोटक जी, और इसके अलावा आईएलएफएस के इस समय चेयरमैन है जो खुद उसको ठीक करने की कोशिश करे। तो जब ये बात आप कहते हैं कि बोर्ड की जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तब तो ये मामला और गंभीर बन जाता है हेमंत जी। No, most definitely, because Uday Kotak was appointed by SEBI to look into the prestigious corporate governance. Now, here very clearly there is a total violation in spirit of the RBI norms. Now, whether it is this, whether the violation of law can be disputed, and that is what the matters with the court. But when all the other banks understood RBI's reduction in promoters' stake to mean equity capital, Uday Kotak apparently is the only one who appears to have misunderstood that, and therefore he is trying essentially to retain his control, and he wants to keep his shareholding very high. Now, mind you, if by FY 2015 he had brought it down to 15%, then I had estimated that he has got a notional gain since then of 15,000 crores just to him. Now, this gain could have been got to all the other non-promoter shareholding, which, mind you, are the majority. So there you see that he has actually personally benefited by not reducing it to 15% by FY 2015, when all the other new private sector banks were conforming to that. So here you are seeing a definite monetary gain to the promoter because of the regulatory forbearance given by the Reserve Bank of India. Now, the Reserve Banking regulator cannot be seen to be so partial to one bank. जी बिल्कुल, हेमंत जो कह रहे हैं उसको पर्सपेक्टिव में रखें तो पिछले 3 सालों में कोटक महिंद्रा बैंक ने 100% का गेन दिखाया है और सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बना है स्टॉक प्राइस के लिहाज से, और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप में इसमें ग्रोथ थी। जो हेमंत जी कह रहे हैं उसको मैं पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत गेन हुआ है पर्सनली, और पिछले दिसंबर 2018 से टिल डेट 2000 करोड़ मार्केट कैप बढ़ चुका है बैंक का। बिल्कुल, ये तो केवल अगर आप देखें जो हिस्सा बेचा जाना है उसकी वैल्यू किस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, तो उसमें आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन दिखेगा। 3 साल में करीब करीब दुगना होते हुए हमने इस बैंक को देखा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जितना वक्त गुजरता जा रहा है वैसे धीरे धीरे बैंक की वैल्यू भी और उस बेचे जाने वाले हिस्से की वैल्यू भी और दिक्कत होगी बेचने में। अगर ये क्वेश्चन है कि इतना बड़ा ब्लॉक कैसे बेचे, तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो और दिक्कत आप बताएंगे कि कैसे बेचा जाए। जी हाँ, इतना बड़ा खरीदार ढूंढना जो कि बैंक का कहना है कि एक दिक्कत है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा नहीं है। हेमेंद्र हाजिरी साहब दरअसल ये कह रहे हैं कि ये शेयर अगर आम निवेशकों के हाथ में होते तो ये गेन दरअसल उनको मिलता, ना कि प्रोमोटर्स को, जो बैंक ने पिछले दिनों में ग्रोथ दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल मुझे और नीरज को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।